Hello students, I am Puneet Kumar Goyal. In the previous lecture, we have discussed about the tree traversal techniques in order, pre-order, post-order and how can we construct a tree when in order, pre-order given or when in order and post-order given. Now, in the continuation, today we will discuss the application of binary tree, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे Huffman coding, then threaded binary tree and its application. Now, Huffman coding. Huffman coding is basically used to compress data without losing any detail, without losing any detail. तो without losing any detail इसका मतलब क्या हुआ है? Lossless data compressing technique है. अब ये compress करने में यूज किया जाता है, उसका मतलब क्या है? कंप्रेस करने में यूज किया जाता है यानी हम जो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन है, यानी हम साइज भी रिड्यूस कर रहे हैं, साइज रिड्यूस करने के साथ साथ उसके इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहेगी, मतलब उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, क्वालिटी डाउन नहीं होगी. क्लियर है? तो इसमें हम लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में जो बाय डिफॉल्ट एनकोडिंग टेक्निक होती है, आपको एक स्ट्रिंग मैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर मैं कैरेक्टर काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स है एंड 1 कैरेक्टर रिक्वायर 8 बिट, 1 बाइट की जरूरत होती है, तो टोटल 64 बिट लगेंगे. ठीक है, क्लियर है? हर एक कैरेक्टर को हमने फिक्स वैल्यू असाइन कर दी, फिक्स साइज होता है. इसको हमें और रिड्यूस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, फिक्स लेंथ एनकोडिंग और एक वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग, यानी मुझे डेटा को कंप्रेस करना है. तो डेटा को कंप्रेस करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो बिट की रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा. अब बिट की रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करना है लॉसलेस रखते हुए, यानी जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अभी मैं कितनी बिट ले रहा हूँ, हर एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट. क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, फिक्स लेंथ एनकोडिंग क्या कहता है कि हर एक कैरेक्टर को 4 बिट दे दिए, तो 4 बिट के अकॉर्डिंग 8 × 4 32 बिट. वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग क्या कहता है, वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग कहता है कि बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट, ए सपोज 3 बार आया है, ठीक है, बी हमारा 2 बार आया है, नाउ सी की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, नाउ डी की फ्रीक्वेंसी 1 है, डी रेयरली यूज हुआ है. तो बेस्ड वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग क्या कहता है, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर हम उसको नंबर ऑफ बिट असाइन करते हैं. इससे क्या होगा, लार्ज मैसेज के लिए जो मैसेज बड़ा होगा, जिसमें एक कैरेक्टर फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है और एक कैरेक्टर बहुत रेयरली अकर हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है, अगर मुझे कंप्रेस करना है डेटा को, तो जो कैरेक्टर फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है उसके लिए मैं लेस नंबर ऑफ बिट्स फाइंड आउट करता हूँ, उसके लिए कोड फाइंड आउट करता हूँ बिट का जो लेस नंबर ऑफ बिट को रखेगा. और जो रेयरली यूज हो रहा है कैरेक्टर स्ट्रिंग में, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बिट कोड की लेंथ फ्रीक्वेंटली अकर कैरेक्टर की बिट कोड की लेंथ से ज़्यादा होगी. तो बट ऑब्वियस इससे आपके कंप्रेशन टेक्निक फुलफिल होगी, डेटा आपका कंप्रेस होगा. वेरिएबल लेंथ हम क्यों बोल रहे हैं, वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया, इन दिस एल्गोरिथम ए वेरिएबल लेंथ कोड इज असाइन्ड टू इनपुट डिफरेंट कैरेक्टर्स. ठीक है, द कोड लेंथ इज बेस्ड ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली कैरेक्टर्स आर अपेयरिंग इन अ स्ट्रिंग. कोड की जो लेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है कि कितना फ्रीक्वेंटली आपका वो कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग में अपेयर हो रहा है. भाई नंबर ऑफ टाइम अपेयर हो रहा है तो उसके कोड लेंथ कम बिट की आनी चाहिए, लेसर नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट दैट कैरेक्टर. अगर रेयरली यूज हो रहा है तो नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट दैट कैरेक्टर शुड बी मोर देन द फ्रीक्वेंटली अकर कैरेक्टर्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग. क्लियर है? और ये डेटा कंप्रेशन टेक्निक है, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक, जिसमें आपका कंटेंट लॉस नहीं होता. अगेन वही द कैरेक्टर विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली may have the smallest code and the least frequently character have the longest code. यानी नंबर ऑफ बिट जो रिक्वायर्ड होंगी मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या होंगी, लेसर होंगी
उन कैरेक्टर से जो रेयरली अकर हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट की रिक्वायरमेंट है उनसे। तो इससे क्या होगा, दिस एनकोडिंग रिड्यूस द एवरेज नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स, उनको रिड्यूस कर देगा। और ये कंप्रेशन टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो JPEG MPEG-2 फॉर्मेट में यूज करते हैं। नाउ हाउ हॉफमैन कोड आर जनरेट। अब हमने ये तो भाई बता दिया कि वी हैव टू असाइन अ कोड टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर कैरेक्टर एंड टू लेस फ्रिक्वेंटली अकर कैरेक्टर। और जो कोड हम बाइनरी कोड जो असाइन करेंगे, वो जो कोड असाइन करेंगे दैट विल बी द बाइनरी कोड। जो हम बाइनरी कोड असाइन करेंगे उसकी जो लेंथ होगी वो नंबर ऑफ बिट्स बताएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये कोड जनरेट कैसे होगा, इसको हम जनरेट करते हैं यूजिंग द हॉफमैन ट्री, जो कि बाइनरी ट्री के कंसेप्ट को यूज करता है। क्लियर है। देयर आर मेनली 2 स्टेप्स टू जनरेट द हॉफमैन कोड फॉर ईच कैरेक्टर। पहला, आप एक हॉफमैन ट्री क्रिएट कीजिए। हॉफमैन ट्री क्रिएट करने के बाद, हॉफमैन ट्री क्रिएट करने के लिए एक एल्गोरिथम है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। हॉफमैन ट्री क्रिएट करने के बाद हम उस हॉफमैन ट्री को ट्रैवर्स करेंगे और उस हॉफमैन ट्री में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट मैसेज में जो कैरेक्टर्स हैं वो उस हॉफमैन ट्री के लीफ नोड होंगे। ठीक है, वो अभी हम आगे हम समझेंगे। कैरेक्टर्स जो होंगे, वो वैल्यू जो होगी वो हॉफमैन ट्री के लीफ में प्रेजेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉफमैन ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हॉफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम ट्रैवर्स करेंगे हॉफमैन ट्री को और जनरेट करेंगे रिक्वायर्ड कोड को रिक्वायर्ड कोड को जनरेट करेंगे। और फिर रिक्वायर्ड कोड जनरेट करने के बाद हम एवरेज कोड लेंथ फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैरेक्टर। क्लियर है। नाउ अब यहाँ फ्रीक्वेंसी भी हम यूज कर सकते हैं या हम प्रोबेबिलिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नाउ अब हॉफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हॉफमैन एल्गोरिथम जो है उसको समझ लेते हैं। मेंटेन अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज वेयर ईच ट्री कंटेन अ सिंगल नोड। ठीक है, आपके टेक्स्ट मैसेज में कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं, तो हर एक कैरेक्टर के रिगार्डिंग सिंगल नोड ट्री बनेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम उससे एसोसिएट कर देंगे। उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, नाउ पहला स्टेप क्या कहता है, मेंटेन अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज वेयर ईच ट्री कंटेन अ सिंगल नोड, जहां सिंगल नोड हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ ईच नोड इज असाइन्ड अ वेट और वैल्यू, जो अभी मैंने बताया। हर एक नोड के साथ एक फ्रीक्वेंसी हम एसोसिएट कर देते हैं, वेट एक वैल्यू एसोसिएट कर देते हैं। नाउ रिपीट करना है हमें स्टेप 4 एंड 5 अंटिल वन ट्री रिमेन्स इन द फॉरेस्ट। स्टेप 4 एंड 5 क्या है, फर्स्ट अरेंज ऑल द वेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सिंगल ट्री, सिंगल नोड ट्री जो है उनके साथ हमने वेट असाइन किया है, तो जितने भी वेट्स हैं उनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जितने भी नोड हैं उनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन देयर वेट, बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। क्लियर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द 2 नोड्स इन द फॉरेस्ट दैट हैव द स्मॉलेस्ट वेट। सबसे पहले जितनी भी सिंगल नोड ट्री हैं उनको उनके वेट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम 2 नोड को पिक करेंगे जिनका स्मॉलेस्ट वेट होगा। तो स्मॉलेस्ट वेट किसका होगा, लास्ट 2 नोड का, बिकॉज हम किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और हमें पिक क्या करने हैं, हमें पिक करने हैं 2 नोड्स इन द फॉरेस्ट दैट हैव द स्मॉलेस्ट वेट्स। फिर हम उनको कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस ट्री की जो कंबाइंड वैल्यू होगी दैट विल बी द सम ऑफ वेट्स ऑफ बोथ नोड्स। जो 2 नोड आपने कंबाइंड किए हैं उनके वेट के सम के बराबर। अब ये जो मुझे 2 नोड कंबाइन करने के बाद सिंगल ट्री मिला, इसको फिर से हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर से रीअरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे, जब तक एक ट्री नहीं रह जाता फॉरेस्ट में। सबसे पहले सिंगल नोड की ट्रीज हमने बना दी है, फिर 2 नोड्स को हम कंबाइन करके, लोएस्ट वेट वाले नोड को कंबाइन करके ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। कब तक करेंगे, जब तक मुझे सिंगल ट्री नहीं मिल जाता। क्लियर है। तो ये है मेरा हॉफमैन एल्गोरिथम। अब हॉफमैन एल्गोरिथम को अप्लाई किस तरह से करते हैं और उससे कोड किस तरह से जनरेट करते हैं वो समझ लेते हैं। नाउ
कंस्ट्रक्ट हॉफमैन ट्री। अब मुझे गिवन क्या है, सिंबल्स गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। सिंबल ए की फ्रीक्वेंसी 22, बी की 5, सी की 11, डी की 19, इसी तरह से मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो स्टेप 1 क्या कहता है हॉफमैन एल्गोरिथम का, मेंटेन ए फॉरेस्ट ऑफ ट्री वेयर ईच ट्री कंटेन अ सिंगल नोड। तो मेक अ फॉरेस्ट ऑफ सिंगल नोड एंड देन अरेंज ऑल द नोड्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये सिंगल नोड के ट्री हो गए और हर एक नोड के साथ हमने क्या असाइन कर दिया, एक वेट। ठीक है, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टर जी की 25, देन जी 25 के बाद आता है आपका ए 22, बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ए बी हो गया, ए के बाद आता है आपका डी 19, डी के बाद आता है आपका दो नोड हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो इसमें चेंज कहाँ आएगा, लेंथ तो उस कोड की सेम आएगी, लेंथ तो सेम आएगी, लेकिन हो सकता है रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो। तो हम सी को ले लेते हैं, सी की फ्रीक्वेंसी 11 है, सी भी हो गया हमारा। सी के बाद आता है आपका एफ, एफ की फ्रीक्वेंसी भी 11 है। नाउ एफ के बाद आता है आपका 5, 5 भी दो कैरेक्टर्स का है, बी और एच का, तो बी को ले लेते हैं पहले, बी देन 5H। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2E। क्लियर है नाउ। तो हमने सभी नोड को अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब एल्गोरिथम क्या कहता है, रिपीट कीजिए स्टेप को जब तक एक ट्री ना रह जाए फॉरेस्ट में। दो नोड जिनका वेट स्मॉलेस्ट है उनको हमें पिक करना है, उनको कंबाइन करना है, उन दो नोड को कंबाइन करने के बाद जो ट्री मिलेगा उसको फिर से रीअरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही। तो फिर से लिख लेते हैं जी ए 25, 22, 25, 22, नाउ डी 19, सी एफ 11, now B H E, B H E 552। ओके, चेक कर लेते बिकॉज अगर एक भी गलत लिख लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। जी ए डी सी एफ बी एच ई 25, 22, 19, 11, 11, 552। ओके नाउ करेक्ट। अब क्या करना है मुझे, स्मॉलेस्ट वेट के दो नोड को पिक करना है, तो वो ऑब्वियस है कि वो लास्ट के दो नोड होंगे 5 एंड 2। अब एक चीज याद रखना है, अगर मैं 2 को लेफ्ट में ले रहा हूं, भाई 5 और 2 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2, तो 2 एंड E, और दूसरा नोड क्या है आपका 5 एंड H। एक चीज आप याद रखना, आपको एक एजम्पशन लेना है, लेफ्ट में आप स्मॉलेस्ट वेट रख रहे हो, राइट में लार्जेस्ट, तो आगे भी ऐसे ही करना है। क्लियर है, जिससे सीक्वेंसिंग कोड की बनी रहे। ये एक हम पैटर्न मानकर चल रहे हैं। इन दोनों को हमने कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद कंबाइन नोड का जो वेट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा 7। तो ये दो नोड हट गए, इन दो नोड को कंबाइन करके एक सिंगल नोड बन गया 7। अब बाकी नोड के अकॉर्डिंग इसे रीअरेंज कर दीजिए, तो 7 कहाँ आएगा, 7 एफ और बी के बीच में आएगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। नाउ अब फिर से वही रिपीट कीजिए प्रोसेस, फिर से क्या प्रोसेस रिपीट करना है, लोएस्ट वेट के दो नोड पिक कीजिए, एक तो 7 हो गया और एक 5 हो गया, 7 और 5। अब वही 7 और 5 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5, तो 5 को मैं लेफ्ट में रख रहा हूं क्योंकि स्मॉलेस्ट वाले मैंने लेफ्ट में रखे हैं, और 7 को राइट में। 7 कॉम्बिनेशन है दो नोड का, 2 एंड E। क्लियर है, दूसरा नोड है 5 एंड H, मतलब 5 वैल्यू हो गई, H सिंबल हो गया। इसके साथ मुझे क्या लेना है, B, B, B हो गया आपका 5 एंड B,
कंबाइन कीजिए 12। क्लियर है? अब ये 5 भी हट गया और ये 7 भी हट गया। अब आ गया आपका 12। 12 कहाँ आएगा? 12 यहाँ कहीं आएगा। स्टेप नंबर 5, 12 यहाँ कहीं आएगा, डी के बाद और सी और एफ से पहले। क्लियर है? अब स्मॉलेस्ट वेट वाले कितने नोड हैं? स्मॉलेस्ट वेट वाले 2 नोड हैं मेरे पास, सी एंड एफ। इनको ड्रॉ कर लेते हैं। फिर सभी 2 नोड पिक करेंगे, सी एंड एफ। 11C देन 11F। अब दोनों ही सेम वेट हैं तो लेफ्ट और राइट से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंबाइंड वेट क्या आएगा? 22। ठीक है, तो ये वाला 11 भी गया और ये वाला 11 भी चला गया। इनकी जगह कंबाइंड वेट वाला आ गया 22। अब लेकिन 22 कहाँ आएगा? 22 ए और डी के बीच में कहीं आएगा, क्योंकि ए का भी 22 है, डी का 19 है। तो ए से पहले भी लिख सकते हैं, ए के बाद भी लिख सकते हैं, सेम वेट है। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, अरेंज करते हैं फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेरे पास क्या क्या नोड है? एक है 25, एक है 22, एक है 19, एक है 12 कंबाइंड होके जो आया था, और एक है आपका 22। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, तो अब इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका 25 25G, देन 22A, 22A हो गया। अब 22 एक और आएगा, 22 कंबाइंड वाला आएगा। ठीक है, जिसके लेफ्ट और राइट दोनों में 11 वाला वेट रहेगा। 11 11 वैल्यूज क्या है? सी एंड एफ। नाउ 22 हो गया। अब 19 देन 12। 19 क्या है हमारा? डी। 19 डी, और 19 के बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12। 12 अगेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नोड। एक 5 भी है, ये ध्यान से बनाना है। 5B, देन 7 अगेन कॉम्बिनेशन हो गया दो नोड का। 7 में 2E 5H, 2E 5H। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अगेन हमने अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगेन मुझे क्या करना है? अगेन मुझे फिर से पिक करना है लास्ट 2 नोड को। तो लास्ट 2 नोड को पिक करेंगे तो 19 और 12, 19 एंड 12। यस, 19 और 12 को पिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 31। लेकिन इसको इस तरह नहीं रखेंगे, लेफ्ट में हम स्मॉलर लेंगे। तो इसको हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, 12 5B 7 2E 5H। क्लियर है? 12 हो गया, यहां आएगा 19 19D, 12 और 19 टोटल हो गया 31। अब 12 भी चला गया आपका और 19 भी चला गया, 31 आया। 31 कहाँ आएगा? सबसे स्टार्टिंग में। 31 कहाँ आएगा? सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि 31 की वैल्यू हाईएस्ट हो गई। 19 12 चले गए। अब लोएस्ट वेट के फिर से दो उठाइए, ए एंड, तो ये भी क्या हो गया? 44। इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ए 22, देन ये 22 हो गया आपका, 11C 11F। ये कंबाइंड होके हो गया 44। ठीक है, तो ये 22 भी चला गया, ये 22 भी चला गया। अब बच्चे क्या आपके पास?
अब मेरे पास बचा 44, क्लियर है, 25 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 31। तो क्या क्या बचा, 44, 25 एंड 31। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 44 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नोड 22A and that is the combination of two node C and F 11 11, yes. ठीक है, नाउ 44 के बाद 31 में 12 और 19, 12 19 19 में क्या है आपका D, क्लियर है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 25G, 25G। अब 25 और 31 को जब मैं मैच करूंगा, मिक्स करूंगा, तो क्या आएगा 56, और 56 और 44 को जब मैच करेंगे तो 100। तो फाइनल ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, 56 और 44, तो लेफ्ट में आएगा 44 के लेफ्ट में 22A, देन 22 के लेफ्ट में C, 11C, 11F, क्लियर है। नाउ राइट में आएगा 56 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 25G एंड 31 में क्या रखेंगे, 12 एंड 19D, यस। अब 12 का क्या कॉम्बिनेशन था वो देख लेते हैं। 12 का कॉम्बिनेशन था 5B, लेफ्ट में 5B था और राइट में 7 था। 7 का क्या कॉम्बिनेशन था, 2E 5H, 2E 5H, क्लियर है। सभी सिंगल नोड आ गए। देखिए लीफ में मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, लीफ में वैल्यूज आ जाएंगे ACFBGDE, सभी लीफ में है। 44 और 56 को कंबाइन कीजिए, टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 100। अब मुझे यहाँ इसके लिए हर एक कैरेक्टर के लिए बेस्ड ऑन दैट फ्रीक्वेंसी कोड असाइन करना है। तो मैं क्या प्रोसेस अप्लाई करूँगा, लेफ्ट में अगर मैं 1 दे रहा हूँ, लेफ्ट में अगर मैं 0 दे रहा हूँ, राइट में बिट 1, फिर 44 के लेफ्ट में 0, राइट में 1, 22 के लेफ्ट में 0, राइट में 1, 56 के लेफ्ट में 0, राइट में 1, 31 के लेफ्ट में 0, राइट में 1, 12 के लेफ्ट में 0, राइट में 1, 7 के लेफ्ट में 0, राइट में 1। अब कोड जनरेट करते हैं। ए के लिए कोड जनरेट कीजिए, रूट नोड से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करो ए तक, तो 0 0 0 0, तो ए के लिए कोड आ गया आपका 0 0। बी के लिए कोड जनरेट करते हैं। बी कहाँ है हमारा, 1 1 0 0, 1 1 0 0, यहाँ बी है 1 1 0 0, ठीक है। सी के लिए कोड जनरेट कीजिए, 0 1 0, यहाँ से गए 0 1 0, सी के लिए कोड जनरेट हुआ आपका 0 1 0। नाउ डी के लिए कोड जनरेट करेंगे 1 1 1। नाउ ई के लिए 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 0। नाउ एफ के लिए कोड जनरेट होगा आपका, यस, 1 1 1, सॉरी 0 1 1 0 1 1। जी के लिए 1 0 1 0 एंड एच के लिए 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। तो इस तरह से हर एक कैरेक्टर के लिए हमने कोड जनरेट कर लिया। कोड की लेंथ 2 4 3 3 5 3 2 5, क्लियर है। तो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, उसकी बिट लेंथ ज़्यादा है। अब एवरेज बिट लेंथ निकालना है तो मुझे क्या करना है, 0.22 इंटू 2 प्लस 0.05 इंटू 4, इसी तरह से हम कैलकुलेट करते रहेंगे।
जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज द एवरेज कोड लेंथ पर कैरेक्टर, वो निकल कर आएगी। तो हमने क्या किया, पहले हॉफमैन ट्री बनाया, हॉफमैन एल्गोरिथम से बनाया, फिर हर एक कैरेक्टर के लिए कोड जनरेट किया, फिर उस कोड लेंथ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एवरेज कोड लेंथ निकाल ली। तो ये था हमारा हॉफमैन। अब थ्रेडेड बाइनरी ट्री पर आते हैं। बाइनरी ट्री का सेकंड है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इसमें क्या है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है, बाइनरी ट्री में अगर मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2। अगर आपका एक ही चिल्ड्रन है या एक भी चिल्ड्रन नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो नल एंट्रीज जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इफ मोस्ट ऑफ द नोड्स हैव आइदर 0 और 1 चाइल्ड, भाई 0 और 1 चाइल्ड है तो हर एक नोड के 2 पॉइंटर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट नोड, राइट पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द राइट नोड। क्लियर है? तो लेफ्ट पॉइंटर अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो लेफ्ट पॉइंटर नल आएगा, राइट चाइल्ड नहीं है तो राइट पॉइंटर नल आएगा। यानी अगर मोस्ट ऑफ द नोड्स के या तो चिल्ड्रन प्रेजेंट ही नहीं है या एक ही चाइल्ड है, तो मोस्ट ऑफ द एंट्रीज हमारी नल एंट्रीज होंगी। तो अब इस स्पेस को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ, मतलब कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर मैं स्टोर करूँ जिससे मुझे किसी और प्रोसेस में कम टाइम लगे, वो प्रोसेस कौन सा होगा वो भी बताएंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये नल एंट्रीज को रिप्लेस करता हूँ कुछ पर्टिकुलर एड्रेसेस से जिनको हम थ्रेड्स बोलते हैं। इन नल एंट्रीज को मैं रिप्लेस करता हूँ कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज से जिनको हम थ्रेड्स बोलते हैं। क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब वो थ्रेड्स क्या होंगे, अगर मोस्ट ऑफ द नोड्स हैव आइदर 0 1 चाइल्ड देन लिंक रिप्रेजेंटेशन वुड हैव मोर नल लिंक्स देन द एक्चुअल पॉइंटर। तो हम क्या करना है, यूटिलाइज दिस एड्रेस फील्ड, नल लिंक्स आर रिप्लेस्ड विद द थ्रेड्स टू अदर नोड। अब ये थ्रेड्स क्या होंगे, अगर आपका लेफ्ट नल है, अगर लेफ्ट चिल्ड्रन चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, लेफ्ट लिंक नल है, तो वहां को उस नल को हम रिप्लेस करेंगे उस नोड के इन ऑर्डर प्रीडेसेसर से। यानी अगर किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे उसके इन ऑर्डर प्रीडेसेसर से। क्लियर है? अगर राइट चाइल्ड नहीं है यानी राइट लिंक में नल है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से। हम किससे रिप्लेस करेंगे, उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से। तो क्या किया हमने, जितनी भी नल एंट्रीज थी उनको हमने रिप्लेस कर दिया कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन से। यानी हमने जो इंफॉर्मेशन से रिप्लेस किया उसको बोलते हैं थ्रेड्स टू अदर नोड, पॉइंटर टू अदर नोड, एड्रेसेस टू अदर नोड। तो अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो लेफ्ट लिंक नल है तो वहां हम इन ऑर्डर प्रेडेसेसर का एड्रेस करेंगे, अगर राइट चाइल्ड नल है तो वहां हम इन ऑर्डर सक्सेसर का एड्रेस स्टोर करेंगे। अब इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, इससे एडवांटेज मिलेगा जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालते हैं तो रिकर्सिव अप्रोच फॉलो करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। अगर मैं इस अप्रोच को यूज करूंगा थ्रेडेड बाइनरी ट्री को, तो मुझे रिकर्सिव अप्रोच फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मुझे स्टैक, रिकर्शन में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, रिकर्सिव अप्रोच को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे स्टैक का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास टाइम भी सेव होगा और मेरा रिसोर्सेज भी सेव होंगे। क्लियर है? तो ये इसका एडवांटेज हो गया, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। नाउ समझ लेते हैं, यहां मुझे एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, जितने भी थ्रेड्स हैं वो डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पर डायग्राम में। कैसे, इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लीजिए। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, लेफ्ट नोड राइट। तो पहले लेफ्ट में जाइए, ए का कोई लेफ्ट नोड नहीं है तो इसका ए आ गया। ए के बाद बी पर वापस जाएंगे तो ए के लेफ्ट में चले गए, बी को प्रिंट किया, बी के राइट में आइए डी, डी के लेफ्ट में सी, सी पर आ गए हम। क्लियर है? सी, और सी पर आ गए डी, डी के राइट में जाएंगे, ई के लेफ्ट में गए क्योंकि पहला स्टेप क्या कहता है, लेफ्ट नोड। ई को प्रिंट किया, वापस डी पर आ गए, डी से वापस बी पर आ गए, बी से एफ पर आ गए, एफ को प्रिंट किया, एफ से जी पर आए, जी का लेफ्ट है नहीं, जी को प्रिंट किया, जी के राइट में गए आई, आई के लेफ्ट में एच और फिर आई। क्लियर है? अब हमने क्या कहा, अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है तो लेफ्ट लिंक को हम रिप्लेस करेंगे उसके इन ऑर्डर प्रेडेसेसर से और राइट लिंक को रिप्लेस करेंगे उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से। तो जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे एट दैट टाइम हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। नो, ए का लेफ्ट और राइट दोनों लिंक नल है, ए का लेफ्ट लिंक नल है लेकिन ए का इन ऑर्डर प्रेडेसेसर कुछ नहीं है तो ए का लेफ्ट नल ही रहेगा। ए के राइट में आते हैं, ए का राइट नल है तो उसको रिप्लेस करेंगे उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से। तो ए का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, बी, तो उसके राइट लिंक में किसका एड्रेस आ गया, बी का। क्लियर है? नाउ बी
बी के लेफ्ट और राइट दोनों हैं तो यहाँ पे थ्रेड नहीं आएगा। डी के भी लेफ्ट और राइट है, सी पर आ जाइए। सी का लेफ्ट भी नल है तो सी का इन ऑर्डर प्रेडेसेसर, तो सी के लेफ्ट में उसका इन ऑर्डर प्रेडेसेसर बी, सी के राइट में उसका इन ऑर्डर सक्सेसर डी। क्लियर है? इसी तरह ई का इन ऑर्डर प्रेडेसेसर डी, ई का इन ऑर्डर सक्सेसर एफ, ये एफ पर जा रहे हैं हम। तो इसी तरह से हम थ्रेड को इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर है? अब इसका रिप्रेजेंटेशन टाइप इसके लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अगर आप केवल एक ही थ्रेड यूज कर रहे हो यानी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, अगर वहां पे आप उसका इनर प्रेडेसेसर रख रहे हो, राइट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अगर आप केवल राइट लिंक को रिप्लेस कर रहे हो उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से, लेफ्ट को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ठीक है? सिंगल थ्रेड लेफ्ट और राइट होते हैं। डबल थ्रेड फुल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, यानी लेफ्ट को रिप्लेस करेंगे इन ऑर्डर प्रेडेसेसर से, राइट को रिप्लेस करेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर से। क्लियर है? नाउ इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। भाई नॉर्मल नोड से तो ये डिफरेंट होगा ही होगा। कैसे? पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड ये तो होता ही था, पॉइंटर टू राइट चाइल्ड ये भी होता था नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, और डेटा फील्ड, ये 3 फील्ड होते थे। अब क्या करना है हमें? अब 2 फील्ड और एसोसिएट कर दिए हमने, लेफ्ट बिट और राइट बिट। वो क्या करेंगे? अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट बिट को 1, मतलब वहां पे थ्रेड नहीं आएगा। राइट चाइल्ड भी है तो राइट बिट 1, लेकिन अगर लेफ्ट बिट 0 है यानी थ्रेड आएगा, राइट बिट 0 है यानी थ्रेड यूज होगा इन ऑर्डर सक्सेसर। तो ये था आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री, और उसका एप्लीकेशन जैसे मैंने समझाया टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, टाइम सेव होगा आपका और मेमोरी सेव होगी। थैंक यू।